सबसे पहले मांसाहार को मेरे साथ सुनना। जैसे कि अपन ने कोशिका के बारे में पिछली क्लास में देखा था, कोशिका क्या है, कोशिका के भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, उसके बारे में अपन ने देख लिया था। बात कर रहे थे अपन कोशिका के मुख्य अंगों की, जिसमें सबसे पहले बात की थी अपनी कोशिका का भाग जो देखा था, वो पहला भाग देखा था यहाँ पर कोशिका झिल्ली। दूसरा पार्ट देखा था अपन ने केंद्रक, और तीसरा भाग देखा था अपन ने कोशिका द्रव्य। ये तीन भाग देखे थे, जिसमें सबसे पहला भाग देखा था अपन ने कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है उसके बारे में अपन ने देख लिया था, जिसके बारे में मैं शॉर्ट आपको वापस बताऊं कि इसका बाह्य आवरण है वह जो होता है वो वसा और प्रोटीन से निर्मित होता है, जिसे अपन अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, जो जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर पाई जाती है। इसी के बाद में यानी कि पादप कोशिकाओं में अपन ने बात की थी, तो पादप कोशिका में अपन ने देखा था कि निर्जीव पदार्थों से निर्मित होती है, जिसे अपन कोशिका झिल्ली नहीं कहकर उसे पुकारते हैं अपन कोशिका भित्ति। उसके बारे में अपन ने देख लिया था। इसके अलावा शैवाल, हरे पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है, और कार्बोहाइड्रेट से निर्मित जो भित्ति होती है वो होती है जीवाणु और कवकों की कोशिका भित्ति। उसके बारे में देख लिया था। आज बात करेंगे अपन केंद्रक की। केंद्रक क्या है, किसके यानी कि कहाँ पर पाया जाता है, जिसमें मैं आपको एक अमीबा की छोटी सी संरचना बना के बताऊं आपको कि अमीबा की संरचना जो होती है वो अनियमित आकृति की होती है, किसी भी आकृति रूप में यहाँ पर ये धारण कर लेती है। यहाँ पर ये बाह्य आवरण यानी कि जीवित है, उसे कहेंगे अपन कोशिका झिल्ली। बाद में इसके बीच में एक सेंटर पाया जाता है, इस सेंटर में भी एक छोटा सा केंद्रक यानी कि केंद्रिका पाई जाती है। इस बीच वाले भाग को यानी कि मस्तिष्क, जिस प्रकार मानव का मस्तिष्क जो नियंत्रण केंद्र होता है, उसी प्रकार कोशिका का वह नियंत्रण केंद्र यदि देखा जाए तो इसी केंद्रक को कहा जाता है। वो केंद्रक कहीं इसमें कोशिका के अंदर पाया जाता है। केंद्रक और केंद्रिका के बीच में एक तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य भी पुकारा जाता है। पर केंद्रक और इस कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ पर ये जो तरल पदार्थ पाया जाता है, इस तरल पदार्थ को किस नाम से पुकारा जाता है, कोशिका द्रव्य के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे कि इस कोशिका द्रव्य में और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी खोज किसने की थी, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते रहेंगे। पर बात कर रहे हैं अपन फिलहाल कोशिका झिल्ली के बाद में सेकंड नंबर केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी, याद रखो बेटा कि रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1831 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि केंद्रक की खोज कब और किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पर कब की थी, 1831 में। यहाँ पर याद एक चीज और रखनी है अपने को कि सभी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्रक या नियंत्रण केंद्र जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक होता है। क्योंकि जिस प्रकार मानव का मस्तिष्क एक कंप्यूटर में सीपीयू की तरह, जिस प्रकार सीपीयू काम करता है उसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क काम करता है, और यहाँ पर कोशिकाओं का केंद्रण जो या किसी भी नियंत्रण जो करता है वो केंद्रक ही करता है। अब केंद्रक के यदि अपन भाग देखें तो केंद्रक के भाग कौन कौन से हैं, जिसमें केंद्रक का पहला भाग मैं बता रहा हूँ आपको, केंद्रक कला। केंद्रक का भाग जो देखा जाए तो पहला भाग है यहाँ पर केंद्रक कला। केंद्रक कला है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि केंद्रक का भाग केंद्रक कला है वो किससे निर्मित होता है, तो याद रखना वसा व प्रोटीन से। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि केंद्रक का भाग केंद्रक कला किससे निर्मित होती है, तो वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। उसका दूसरा भाग बताऊं मैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जो निर्मित होता है वो किससे निर्मित होता है, एक तो प्रोटीन, एक फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन, फास्फोरस व न्यूक्लिक अम्ल। अम्ल से यहाँ पर निर्मित होता है, याद रखना ऐसी छोटी छोटी चीजें। तीसरा भाग यदि अपन देखें तो वो होता है यहाँ पर केंद्रक जाल। मैं लिख रहा हूं केंद्रक जाल। ये केंद्रक जाल क्या है, किस प्रकार कहां पर पाया जाता है,
तो क्रोमेटिन नामक एक आनुवंशिक यानी कि केंद्रक के जाल जो होते हैं उसमें क्रोमेटिन, एक नाम याद रखो, क्रोमेटिन नामक जाल पाया जाता है जो केंद्रक जाल कहलाता है। यहाँ पर ये केंद्रक जाल है, क्रोमेटिन नामक एक आनुवंशिक पदार्थ इसमें उपस्थित होता है। क्रोमेटिन में यदि अपन देखें तो क्रोमेटिन में डीएनए और आरएनए के अणु उपस्थित होते हैं। यानी कि क्रोमेटिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए कहाँ पर और किस में पाए जाते हैं, तो डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो आरएनए क्रोमेटिन नामक जाल में यहाँ पर पाए जाते हैं जो केंद्रक जाल का एक भाग होते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें जिस जीवों के शरीर में यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो गुणसूत्र होता है, उन गुणसूत्रों का निर्माण है वो किससे होता है, तो याद रखो ये क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन का जाल जब आपस में मिल जाता है या सिकुड़कर इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, गुणसूत्रों का। ये गुणसूत्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवों में जो भी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो क्या है, यहाँ पर गुणसूत्र। गुणसूत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ है, याद रखो क्रोमेटिन से। क्रोमेटिन में क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए और आरएनए, जिससे एक जीव से दूसरे जीव में यहाँ पर मानव के शरीर की संरचना का निर्माण जिस प्रकार होता है वो डीएनए और आरएनए या गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है। ये गुणसूत्र हैं वो किसमें कितने पाए जाते हैं उसके बारे में यदि अपन बात करें तो छोटी छोटी क्वेश्चन जैसे मैं बात बताऊं आपको कि मानव जो है, मानव में यहाँ पर गुणसूत्रों की जोड़े जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े जो गुणसूत्र के पाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं शॉर्टली। जैसे कि अपन ने देखा कि यहाँ पर गुणसूत्र जो होते हैं वो यहाँ पर क्रोमेटिन से बने हुए होते हैं। बात करें अपन मानव में यहाँ पर 23 जोड़े गुणसूत्रों की। अब 23 जोड़े गुणसूत्रों के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं। यहाँ पर मानव में 2 प्रजातियां, एक तो नर और दूसरी क्या पाई जाती है यहाँ पर मादा। इनके बारे में और ज्यादा जानकारी अपन अगले क्लासों में देखेंगे, पर यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं इसमें भी 23 जोड़े ही पाए जाते हैं और इसमें भी 23 जोड़े ही पाए जाते हैं। नर में भी यहाँ पर 22 जोड़े और मादा में 22 जोड़े हैं, वो तो इक्वल होते हैं, पर नर में 23वां जोड़ा जो होता है वो अक्ष वाई गुणसूत्र होता है और मादा में यदि देखा जाए तो वो कौन कौन सा होता है, अक्ष गुणसूत्र होता है। अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी संतान के उत्पत्ति के लिए माता जिम्मेदार होती है, मेरा ये मानना नहीं है, बल्कि उसके लिए जिम्मेदार यदि देखा जाए तो वो कौन होता है, नर होता है। क्योंकि पुत्र और पुत्री की वाहक जो होते हैं यहाँ पर अक्ष और वाई गुणसूत्रों में से वाई गुणसूत्र जो है वो यहाँ पर उसी के द्वारा डिनोट या डिफाइन किया जाता है कि वाई गुणसूत्र के द्वारा ही लड़के या लड़की का जन्म होता है। वो किस प्रकार होता है, जैसे मैं क्रॉस करके बताऊं कि नर में यदि देखा जाए तो अक्ष वाई गुणसूत्र होता है और मादा में अक्ष गुणसूत्र होता है। उसके जाइगोट यानी कि युग्मक बनाए तो 2 पार्टों में होते हैं, अक्ष और दूसरा वाई। बल्कि मादा में यदि देखा जाए तो अक्ष और अक्ष गुणसूत्र होता है। उसको यदि क्रॉस करवाया जाए कि अक्ष गुणसूत्र अक्ष के साथ में यदि यानी कि नर का यदि अक्ष गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ में ऐड होता है तो यहाँ पर अक्ष यानी कि पुत्री का जन्म होता है। यही गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र मादा के साथ में यदि क्रॉस करेगा तो अक्ष गुणसूत्र यानी कि फिर भी पुत्री का ही जन्म होगा। पर यदि नर का वाई गुणसूत्र मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ में संयोग करता है तो अक्ष वाई गुणसूत्र यानी कि पुत्र का जन्म, और यही गुणसूत्र यदि मादा के अक्ष गुणसूत्र के साथ में करे तो अक्ष वाई यानी कि पुत्र का जन्म होने की संभावना होती है। अर्थात 50% पुत्र का जन्म होने की संभावना होती है और 50% पुत्री का जन्म होने की यहाँ पर संभावना होती है। तो मेरा मानना यही है कि वाई गुणसूत्र जो नर का होता है वो ही पुत्र के लिए यहाँ पर जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा अपन ने बात की मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र के। चिंपांजी बंदर की मैं बात करूं, चिंपांजी बंदर उसमें गुणसूत्रों के जोड़े जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 24 यानी कि 24। बल्कि साधारण जो बंदर होता है उस साधारण बंदर में यहाँ पर यदि गुणसूत्रों के जोड़े देखे जाएं तो वो होते हैं 21 यानी कि 21 जोड़े गुणसूत्रों के यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर नर और मादा में कुछ
रोगों की होने की संभावना भी होती है। वो कौन कौन से रोग हैं उनके बारे में अपन, हाँ, जैसे कि अपन ने यहाँ पर देख लिया कि गुणसूत्र किस प्रकार पाए जाते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए हैं किस प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण किस प्रकार होता है। यहाँ पर डीएनए की बात करूं तो डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डीएनए की खोज किसने की थी और कब की थी, उसके लिए याद रखना डीएनए, एक है आरएनए। इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या, फुल फॉर्म मैं बताऊं, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए की है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। चलो मैं ये लिख ही देता हूं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की आप समझ ही गए होंगे, डी हटा देना है और डीऑक्सी हटा देना है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल जिसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे अपने जिनका नाम है यहाँ पर वॉटसन और क्रिक। वॉटसन व क्रिक ने इनकी खोज की थी। कब की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1953 में। पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वॉटसन और क्रिक ने यहाँ पर 1953 में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की डबल हेलिक्स मॉडल की यहाँ पर खोज कर दी थी, पर इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो नोबेल पुरस्कार जो मिला था, लिख लेना, नोबेल पुरस्कार जो मिला था इनको इसकी खोज के लिए वो 1962 में मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए की खोज वॉटसन और क्रिक ने 1953 में और नोबेल पुरस्कार 1962 में इनको मिला था। अब आगे मैं बात करूं कि आरएनए जो है, आरएनए का निर्माण किससे हुआ है, कि डीएनए से ही आरएनए का यहाँ पर संश्लेषण होता है। पर आरएनए जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो है आरएनए, दूसरा है एमआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। फुल फॉर्म याद रखना, आर का राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए जो होता है, आरएनए का कितना % भाग यहाँ पर निर्मित करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 80% जो भाग होता है किसका, आरएनए का, 80% आरएनए का भाग जो होता है वो कौन सा होता है, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए ये संदेश वाहक होते हैं जो संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए, और ट्रांसफर यानी कि कोई भी संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए यहाँ पर काम में लिया जाता है। अब डीएनए और आरएनए में मैं यदि बात करूं तो डीएनए और आरएनए में कौन से कारक यहाँ पर पाए जाते हैं। तो डीएनए के कारक में लिख रहा हूं यहाँ पर कि डीएनए में कौन कौन से कारक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए में 4 प्रकार के कारक प्रेजेंट होते हैं, जिसमें पहला है एडेनिन, ग्वानिन, तीसरा है यहाँ पर साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। साइटोसिन और चौथा है थाइमिन। ये 4 कारक जो पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, यहाँ पर डीएनए में। बल्कि आरएनए में यदि अपन देखें तो आरएनए में यहाँ पर थाइमिन जो होता है, इस थाइमिन की जगह यहाँ पर एक दूसरी चीज पाई जाती है, ग्वानिन, सॉरी, थाइमिन की जगह यहाँ पर पाया जाता है यूरेसिल। यानी कि आरएनए जो होता है उसमें थाइमिन की जगह यहाँ पर पाया जाता है क्या, यूरेसिल कारक यहाँ पर पाया जाता है। इसके आगे यदि अपन बात करें, जो यूरेसिल होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य में यहाँ पर उपस्थित होता है। अब कोशिका का तीसरा मुख्य जो अंग है वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में, पर उससे पहले अपन ने आज देखा है, यानी कि विज्ञान की ये जो भाग बात कर रहे हैं, यानी कि कोशिका का भाग बात कर रहे हैं, दूसरा भाग जिसमें अपन ने केंद्रक के बारे में देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित मैंने बताए। यदि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करके मुझे इम्प्रेसिव या आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।